हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे उसका नाम है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। सो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर की अगर हम बात करें तो साइंटिस्ट ने सभी फोर्सेस को, जितने भी फोर्स अपने डेली एक्सपीरियंस में हम देखते हैं या जो फोर्सेस एटॉमिक लेवल पर काम करते हैं या गैलेक्सियन लेवल पर काम करते हैं, उन सभी फोर्सेस को साइंटिस्ट ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 4 कैटेगरी बनाई है, जिन कैटेगरी को फोर्स की हम फंडामेंटल फोर्सेस के रूप में जानते हैं। तो वो 4 कैटेगरी जिनमें साइंटिस्ट लोगों ने नेचर के सभी फोर्सेस को डिवाइड किया है वो है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। यानी नेचर में जितने भी फोर्स पार्टिकल्स के बीच में या डिफरेंट एग्जांपल्स में हम पढ़ते हैं या देखते हैं, वो सभी फोर्सेस साइंटिस्ट के अनुसार इन 4 कैटेगरी में डिवाइड होने चाहिए। सो क्या है फोर्स, एक बार इसके बेसिक से आते हैं। देखिए, फोर्स की रिक्वायरमेंट हमें तब होती है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना होता है, कैरी करना होता है, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाना होता है। यानी हम कह सकते हैं कि फोर्स एक धक्का है जो इन प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। फोर्स वो धक्का है जो एक ऑब्जेक्ट को कैरी करने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में या थ्रो करने में हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा हम जब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से टकराते हैं तो उसके इंपैक्ट से फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, या कह लीजिए कि जब हम मैरी गो राउंड में होते हैं तो उस समय भी हम एक फोर्स का अनुभव करते हैं। यानी हमारी डेली लाइफ में फोर्स सभी एग्जाम्पल्स में हमारे आसपास होता है। और एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो जिस वेट को हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो फ्रिक्शन हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हम रफ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं, जो कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है। इसके अलावा किसी स्ट्रिंग में लगने वाले फोर्स को ले लीजिए, ग्राउंड के नॉर्मल रिएक्शन की आप बात कर लें या बात कर लें किसी स्प्रिंग पर लगने वाले फोर्स की, ये सभी फोर्स के डिफरेंट फॉर्म है। किसी लिक्विड में सॉलिड को डिप कर दिया जाए तो उस पर लगने वाला बायंसी, इसके अलावा सरफेस टेंशन के फोर्सेस जो हम स्टडी करेंगे आगे चल के, जो कि लिक्विड का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, या फिर आप बात करें किसी लिक्विड में प्रेशर की वजह से डेवलप होने वाले फोर्सेस पर, ये सभी उदाहरण है फोर्स के। मस्कुलर फोर्स के रूप में जितने फोर्सेस आप देखते हैं वो सभी फोर्स के एग्जांपल्स हैं। केमिकल रिएक्शंस में दिखने वाले एग्जांपल्स, एटॉमिक लेवल के सारे एग्जांपल, और इसके अलावा अगर मैं और माइक्रो लेवल पे जाऊं तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला, यानी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल भी फोर्स ही है। यानी नेचर में लो लेवल, माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक फोर्स के बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं। मैक्रो लेवल में गैलेक्सियन सैटेलाइट्स के बीच में, प्लैनेट के बीच में, सन और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसकी वजह से ये पूरा गैलेक्सी गवर्न हो रहा है, ये नेचर गवर्न हो रहा है, जिनकी वजह से, वो सभी फोर्सेस ही हैं। सो फोर्स अगर गिनती की जाए तो कईयों में है, बहुत है। फोर्स की बहुत कैटेगरी है, मैनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर देयर इन नेचर। माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल तक इनकी गिनती सैकड़ों में है। सो साइंटिस्ट ने 20th सेंचुरी में इन फोर्सेस को ये कह के 4 कैटेगरी में डिफाइन कर दिया कि इनके ओरिजिनेशन के पॉइंट पर अगर इनको डिफाइन किया जाए तो इनकी कैटेगरी 4 ही बनेगी। यानी जितने भी उदाहरण मैंने अभी आपके सामने रखे, जितने भी एग्जाम्पल मैंने 1 बाय 1 आपको दिए, या जितने एग्जाम्पल मैंने अभी नहीं सुनाए, उन सब की भी अगर हम बात करें तो वो सभी इन 4 फंडामेंटल कैटेगरी के अंदर जस्टिफाई किए जा सकेंगे, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने कहा।
और एक एक करके सभी फोर्सेस को एक कैटेगरी में इन्वॉल्व किया। सो जितने भी फोर्स हम अपने डेली एक्सपीरियंस में देखते हैं उन सभी को साइंटिस्ट लोगों ने इन 4 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया। इनमें वो सभी फोर्स शामिल होंगे जो न्यूक्लियर लेवल से, एटॉमिक लेवल से लेके प्लैनेट और सैटेलाइट और स्टार लेवल तक काम करेंगे। कैसे कैटेगराइज किया, एक बार इस बात को समझने के लिए वन बाय वन मैं इन फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहला फोर्स जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से इस बोर्ड पे हमने प्रेजेंट किया है। ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे समझें कि ऐसे सभी फोर्सेस को जिनके होने के लिए जिन पार्टिकल्स के बीच में ये एक्सपीरियंस हो रहा है उनका मास रिस्पॉन्सिबल है। अगर 2 पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स उनके मासेस की वजह से एक्सपीरियंस हो रहा है तो साइंटिस्ट ने इस कैटेगरी को ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से डिफाइन किया। ग्रेविटेशनल फोर्स में उन फोर्सेस को डिफाइन किया ग्रेविटेशनल फोर्स कैटेगरी में जो मास की वजह से एक पार्टिकल दूसरे पे लगा रहा था। मास की वजह से लगने वाले फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स कैटेगरी में रखे गए। जैसे एग्जांपल के लिए एक प्लैनेट का दूसरे प्लैनेट के लिए फोर्स या सन के चारों तरफ सभी प्लैनेट का घूमना बिना किसी फोर्स के तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसका मतलब डेफिनेटली सन ने सभी प्लैनेट पर फोर्स एक्सर्ट किया हुआ है और वही फोर्स इस पूरे गैलेक्सी हमारे मिल्की वे को क्रिएट कर रहा है। या जितने भी स्टार हैं और सबका अपना प्लैनेट सिस्टम है, अगर हम ये इमेजिन करें कि बहुत सारे स्टार और सबका प्लैनेट सिस्टम है अपना, तो उन सभी के गवर्न होने के लिए इस प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। ये तो हमने लार्ज और मैक्रो लेवल पे बात की। अगर मैं एग्जांपल को थोड़ा छोटे लेवल पे लाऊं तो जैसा न्यूटन ने बोला था कि एक एप्पल का पेड़ से गिर के अर्थ की ओर आ जाना, तो जो फोर्स एप्पल ने एक्सपीरियंस किया अर्थ से अपने लिए वो ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है। और ऐसा एक्सपीरियंस केवल मास की वजह से पॉसिबल हो पाया। मास की वजह से 2 पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में डिफाइन करते हैं। दूसरी कैटेगरी में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को कंसीडर किया है। तो पहले समझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों लगता है 2 पार्टिकल्स के बीच में। तो जैसे मास 2 पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसा न्यूटन ने अपने कंसेप्ट में समझाया, ठीक वैसे ही कूलाम के लॉ के अनुसार 2 पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उनके चार्जेस की वजह से उनके बीच में लगता है। यानी जो दूसरी फंडामेंटल टर्म, जो फंडामेंटल क्वांटिटी 2 पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो चार्ज है। चार्ज वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है जिसकी वजह से 2 पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ऐसे सभी एग्जांपल जिसमें आप पार्टिकल पार्टिकल इंटरेक्शन चार्ज की वजह से देख पाते हैं वो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी के अच्छे एग्जांपल हैं। जैसे हमने जिस फ्रिक्शन का जिक्र अभी थोड़ी देर पहले किया था अपने जनरल एग्जांपल्स में, तो उस फ्रिक्शन को साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में डिफाइन किया है। एक स्प्रिंग पर लगने वाला फोर्स या किसी स्ट्रिंग के द्वारा लगने वाला फोर्स या दो लोग अगर आपस में 2 व्यक्ति अगर 2 पर्सन आपस में हैंडशेक करें तो उनके हाथों के बीच लगने वाला फोर्स, ये सभी उदाहरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके लगने के लिए उन दोनों बॉडीज के चार्जेस रिस्पॉन्सिबल है। यानी जब 2 ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के मॉलिक्यूल पार्टिकल्स, जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के पार्टिकल्स हैं, उनका चार्ज हो जाना ही इस फोर्स की वजह है। चार्ज की वजह से लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, मास की वजह से लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल है। 1-2 खास डिफरेंस इन दोनों के बीच में हैं जो इनको डिफर करते हैं। हालांकि मास की वजह से लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और चार्ज की वजह से लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। फिर भी कई एग्जांपल्स में जहां पर ये दोनों फोर्स एक साथ काम करते हैं, स्टूडेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब कराऊं, मैं 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट को आपस में एक दूसरे के सरफेस पे रगड़ूं, तो हम जानते हैं नेचर का ये फिनोमेना कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाते हैं। अब अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के सामने प्लेस किया जाए तो इनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करेगा क्योंकि चार्ज अवेलेबल है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रहे और स्टूडेंट इसको समझे कि उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी वर्क करेगा क्योंकि वो 2 ऑब्जेक्ट मासिव भी है। दोनों को डिफर रखें। ऐसा न समझें कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कई एग्जांपल्स में सेम हो जाते हैं। ये सेम नहीं है।
जो फोर्स इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में मास की वजह से लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जबकि इन दोनों के बीच में लगने वाला वो फोर्स जो चार्ज की वजह से लग रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। एक क्लियर कट डिफरेंस यहां पर मैं आपको बताऊं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपनी स्ट्रेंथ के बेस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिवली पहचाने जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये एग्जांपल जो मैं बोल रहा हूं ये मैं दो प्रोटॉन्स के मासेस और उनके चार्जेस के बेस पे निकाले गए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के अकॉर्डिंगली बोल रहा हूं। सो एक अनुमान बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ लगभग 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज्यादा है दो प्रोटॉन्स के बीच में, जिनके मास को कंसीडर करके ग्रेविटेशनल फोर्स जब निकाला जाए और जिनके चार्ज को कंसीडर करके जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स निकाला जाए उनके बीच में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10 टू द पावर 36 टाइम्स पावरफुल आता है। सो यहां पर यह देखने को मिलता है कि नेचर में पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफी स्ट्रेंथन है ग्रेविटेशनल फोर्स के सामने, और यही वजह है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हम यहां पर ग्राउंड के नॉर्मल रिएक्शन से अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हैं। मैं इस पेन को अपने हाथ में ले पा रहा हूं, सो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को जिस नॉर्मल फोर्स की वजह से मैं बैलेंस कर पा रहा हूं वो नॉर्मल फोर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स मास डिपेंडेंट फोर्स है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो चार्ज डिपेंडेंट फोर्सेस हैं। इनकी स्ट्रेंथ के बेस पे इनको डिफर किया जा सकता है। एक खास डिफरेंस और बताऊं कि ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस पर डिपेंडेंट है और ऑलवेज अट्रैक्टिव है नेचर में, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों कैटेगरी के हैं, क्योंकि चार्ज दो कैटेगरी का होता है। प्लस चार्ज को रिपल करता है, जबकि प्लस चार्ज माइनस को अट्रैक्ट करता है, माइनस चार्ज को रिपल करता है। सो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों प्रकार के फोर्स काम करते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे फोर्स जो मास डिपेंडिंग है वो केवल अट्रैक्शनल फोर्स ही होते हैं। सो ये तो चलिए ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में डिफरेंस हो गया। एक बात यहां पर और समझें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक। सो दो अलग अलग कैटेगरी के फोर्स भी इन्वॉल्व है इसमें, एक इलेक्ट्रिकल एक मैग्नेटिक, बट इनको डिफर नहीं किया गया है क्योंकि दोनों के लिए ही चार्ज रिस्पॉन्सिबल है। जब चार्ज अपनी स्टैटिक कंडीशन में होता है तो जैसे फोर्स डेवलप करता है वो इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में आते हैं, जबकि मूविंग चार्ज के द्वारा डेवलप किए गए फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैटेगरी में आते हैं। सो दोनों क्रिएशन चार्ज के ही हैं, इसीलिए एक कंबाइंड वर्ड के रूप में इस कैटेगरी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के नाम से डिफाइन किया गया है। सो कई फोर्स जो पहले डिफरेंट नामों से डिफाइन किए गए थे, जब फंडामेंटल कैटेगरीज बनाई गई तो एक मेजॉरिटी ऑफ फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कैटेगरी के अंदर इन्वॉल्व हो गई। जितने भी मास डिपेंडिंग एग्जाम्पल थे वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर कंसिडर किए गए। तीसरी कैटेगरी में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स माइक्रो लेवल पे काम करने वाले फोर्सेस हैं और इनके वर्क करने के लिए 10 टू द पावर -15 मीटर लेवल पे दो पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। यानी दो पार्टिकल अगर एक दूसरे से 10 टू द पावर -15 मीटर क्लोज आ जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियस में चूंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस का साइज फर्मी लेवल का होता है और 1 फर्मी 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, तो न्यूक्लियस के बीच में पार्टिकल्स अगर एक लिमिट से ज्यादा क्लोज आ जाए 10 टू द पावर -15 मीटर की लिमिट के अप्रॉक्स एक दूसरे के नजदीक आ जाए तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स या ये कह लीजिए कि न्यूक्लियस को स्टेबल रखने वाले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। यानी न्यूक्लियस में बैठे न्यूक्लियंस यहां पर मैं न्यूक्लियस में बैठे पार्टिकल्स को कह रहा हूं। सो न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाले फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। न्यूक्लियस पे बैठा कोई भी पार्टिकल अगर न्यूक्लियंस है तो फिर प्रोटॉन के साथ साथ न्यूक्लियस पे बैठे सभी न्यूट्रॉन्स भी कंसिडर किए जाने चाहिए। तो यस, मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूक्लियर फोर्स जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लगने के लिए चार्ज रिस्पॉन्सिबल है और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के लगने के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है, ठीक वैसे ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस उन पार्टिकल्स के बीच में लगता है जो अपने को न्यूक्लियंस कह सकते हैं। यानी न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाला फोर्स है
इस प्रकार के फोर्स न मास डिपेंडेंट होते हैं न चार्ज डिपेंडेंट होते हैं। ये दो क्लोज पार्टिकल्स पर लगने वाले ऐसे फोर्स हैं जिन्हें न्यूक्लियस की रेंज में ही डिफाइन किया जा सकता है। यानी दो प्रोटॉन अगर एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम या 1 माइक्रोमीटर डिस्टेंस पे आ जाए तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन तो परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उस समय उनके बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करेंगे। यानी कि मैं बोलना चाहता हूं कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगने वाला ये फोर्स शॉर्ट रेंज्ड और सैचुरेटेड है। सो शॉर्ट रेंज और सैचुरेटेड बोलने का मतलब है बहुत कम डिस्टेंस तक काम करते हैं और केवल न्यूक्लियर पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं ऐसे फोर्स। सो इनको शॉर्ट रेंज फोर्स के नाम से जाना जाता है। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस या किसी भी एटम के एग्जिस्ट रहने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस हैं। नहीं तो आप समझें कि ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले इतना पावरफुल फोर्स न्यूक्लियस में बैठे प्रोटॉन्स को कभी स्टेबल नहीं रहने देता। उनके बीच में लगने वाले रिपल्सन से न्यूक्लियस अनस्टेबलाइज हो जाता। सो हम समझ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस नेचर का वो क्रिएशन है, वो काम है जिसकी वजह से नेचर ने न्यूक्लियस को एग्जिस्टिंग बनाए रखा। इन फोर्सेस की स्ट्रेंथ आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरेटिवली 100 टाइम्स पावरफुल मान सकते हैं। सो इस प्रकार के फोर्स के वर्क करने से ही, इस प्रकार के फोर्स के एक्ट करने से ही न्यूक्लियस स्टेबल रह पाता है, इस बात के बावजूद भी कि उसमें बैठे प्रोटॉन्स आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसी न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूशन के लिए, उसके बने रहने के लिए, उसके पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स इस गैलेक्सी के क्रिएशन के लिए, सैटेलाइट और प्लेनेट और सन के बीच में एक अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इवोल्यूशन ऑफ स्टार की बात करें या गैलेक्सी या यूनिवर्स से जुड़े हुए किसी भी बड़े एग्जाम्पल को लें तो उसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखते हैं, जबकि न्यूक्लियर लेवल पर हम किसी एग्जाम्पल को देखें तो हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की इंपॉर्टेंस को समझ पाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारी नॉर्मल लाइफ के सभी फोर्सेस को कवर करता है। मेजॉरिटी ऑफ फोर्सेस इस कैटेगरी के अंदर डिफाइन होते हैं। एक कैटेगरी पर और बात करेंगे, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सो पहले समझें, वीक न्यूक्लियर फोर्स इन तीनों फोर्सेस से थोड़ा डिफरेंट है। जहां एक और इन तीनों प्रकार के फोर्सेस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है। यह फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में एक्ट करके उन्हें एक दूसरे के करीब लाते हैं, जोड़ते हैं। हालांकि हमने देखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में दो नेगेटिव और दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आपस में एक दूसरे को रिपल भी करते हैं, लेकिन अट्रैक्ट भी करते हैं। यहां पर मैं अट्रैक्शन वाले पॉइंट पर बात करूंगा डिफर करने के लिए। सो जहां एक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दो पार्टिकल को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर वीक न्यूक्लियर फोर्सेस नेचर में ऐसे एग्जाम्पल्स गवर्न करते हैं जिसमें हम एक बॉडी को टूटता हुआ देखते हैं दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। सो जब हम ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहां एक पार्टिकल ब्रेक होकर एक से ज्यादा पार्टिकल में टूट जाता है, वहां पर हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आप न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को ले सकते हैं। अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस की बात करें तो न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रोसेस है जो सन में लगातार चल रही है और जिस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन होकर हीलियम क्रिएट कर रहे हैं। सो ये एक एग्जांपल है जिसमें आप पार्टिकल को जुड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन इस प्रोसेस को अगर डिटेल में देखा जाए तो हम पाते हैं कि जब दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर एक इंटरमीडिएट 1H1 + 1H1 मिलकर जब एक इंटरमीडिएट हाइड्रोजन एटम को तैयार करते हैं या अनस्टेबल हीलियम मॉलिक्यूल को तैयार करते हैं, ऐसा समझ लें कि जब 1H1 और 1H1 आपस में कंबाइन होके 1H2 बनाते हैं और एक एलिमेंट्री पार्टिकल एलिमिनेट करते हैं, फिर 1H2 1H1 के साथ मिलकर जब 2He3 क्रिएट करता है, तो 2He3 क्रिएट होने के बाद जब ये अनस्टेबल हीलियम ब्रेक होके पार्टिकल्स में टूटता है तो उस स्टेप के लिए जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं वो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस किसी भी एग्जांपल में एक अनस्टेबल पार्टिकल के ब्रेक होके दो में बदल जाने की घटना को जस्टिफाई करते हैं। इसके और उदाहरणों में आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा डीके को ले सकते हैं। सो इसके अदर एग्जांपल्स में आप
बीटा डीके को कंसिडर कर सकते हैं। बीटा डीके की प्रोसेस में भी एक पार्टिकल ब्रेक होके एक से ज्यादा पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन कैप्चर की प्रक्रिया में न्यूक्लियस जब एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है तो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को अगर वो इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन कैप्चर कर ले तो एक न्यूट्रॉन और एक न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो में ब्रेक हो जाता है। सो इस प्रकार के सभी उदाहरणों में जहां पर आप ब्रेकिंग देखते हैं, जहां पर आप एक एलिमेंट्री पार्टिकल को एक से ज्यादा पार्ट में ब्रेक होता हुआ पाते हैं, वहां पर हम वीक न्यूक्लियर फोर्सेस को समझ पाते हैं। सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एक ऐसी कैटेगरी है जो किसी सिस्टम के, किसी पार्टिकल के ब्रेक होने को जस्टिफाई करती है। ऐसे फोर्सेस के लगने के लिए सेपरेशन 10⁻⁻16 मीटर लेवल तक होना जरूरी है, यानी ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से भी ज्यादा शॉर्ट रेंज कैटेगरी में काम करने वाले फोर्सेस हैं। सो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के उदाहरणों में न्यूक्लियर फ्यूजन, इलेक्ट्रॉन कैप्चर और बीटा डीके आते हैं, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस समझाने के काम आता है कि कोई न्यूक्लियस इतना स्टेबल कैसे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में मैंने जितने एग्जांपल आपको बताए बेसिक लेवल पे वो सभी आते हैं स्ट्रिंग पर लगने वाले फोर्स कहिए या स्प्रिंग के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लग करके स्प्रिंग फोर्स के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि अगर हम उसके बेसिक में जाए कि नॉर्मली जब अगर हम किसी स्प्रिंग पर लगने वाले फोर्सेस के डेप्थ में जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कि कैसे इतने सारे आपस में जो रिंग्स हैं स्प्रिंग के, उनके पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स डेवलप हुआ होगा और कैसे हम उसे एक एज ए होल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के रूप में डिफाइन कर पाए। तो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है और उसी फोर्स को फुल स्टडी के बाद साइंटिस्ट लोग kx के रूप में डिफाइन करते हैं, एक रीस्टोरिंग फोर्स के नाम से डिफाइन करते हैं। सो उनके बीच में लगने वाले इस फोर्स को भी पार्टिकल्स यानी चार्जेस की वजह से ही जनरेट माना गया है और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटेगरी में प्लेस दिया गया है। इसके अलावा कांटेक्ट फोर्स के जो एग्जांपल्स हैं, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन कह लीजिए या फ्रिक्शन, वो इस कैटेगरी में आते हैं। हमें जो नॉर्मल ग्राउंड से मिलता है वो भी कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट है। स्प्रिंग फोर्स, स्ट्रिंग फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, या दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने में, दो लोग आपस में हैंडशेक करें तो उस एग्जाम्पल में हाथों के बीच में लगने वाला फोर्स, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एग्जाम्पल्स हैं। या किसी लिक्विड को लिक्विड में किसी सॉलिड को डिप करके जितने एग्जाम्पल आप देख पाते हैं। तो इस कैटेगरी में आने वाले एग्जाम्पल्स की संख्या बहुत है। ये सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ फोर्स इसी कैटेगरी में डिफाइन किए जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स में आप कह सकते हैं उन फोर्सेस को जिनकी वजह से ये यूनिवर्स क्रिएटेड है। सो इस प्रकार के फोर्स जो मास डिपेंडेंट है वो मतलब गैलेक्सियन लेवल पर ज्यादा एक्सपीरियंस किए जाते हैं। लेकिन जैसा कि न्यूटन ने अपने लॉ में बोला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, कि फोर्स पार्टिकल लेवल से ओरिजिनेटेड है। पहले न्यूटन ने अपने लॉ में गैलेक्सियन लेवल के ऑब्जेक्ट्स पर इस बात को जस्टिफाई किया, लेकिन फाइनली जब इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया तो ये बताया कि ये फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में भी एक्ट करता है, यानी कि ये फोर्स दो पार्टिकल्स को जोड़े रखने वाला फोर्स है। कई एग्जाम्पल में हम ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को साथ देखेंगे, तो आप बिल्कुल उनको डिफर करें, डिस्टिंग्विश करें। अगर दो प्रोटॉन एक दूसरे के सामने बैठे हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन जो फोर्स काम करता है, उसके अलावा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी काम करता है। बट किसी भी एग्जाम्पल में हम इस बात को डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, इस बात पर हम कभी स्टडी नहीं करते हैं। वो हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कंपैरेटिवली मैग्नीट्यूड में बहुत छोटे होते हैं, तो उन स्मॉल मैग्नीट्यूड फोर्सेस के नेचर के कारण उन्हें स्टडी नहीं किया जाता। लेकिन इससे अपना माइंड मेकअप बिल्कुल ये ना करें कि इस एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर ही नहीं रहा है। छोटे से छोटे एग्जाम्पल में भी आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करनी होगी। यह बात अलग है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, तो मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात आती है वहां पर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को इग्नोर करते हुए चलते हैं। 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में जब आप चार्जेस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करेंगे, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आप दो बॉल्स का मास गिवन होगा एग्जाम में 10 ग्राम और उनमें चार्जेस गिवन होंगे। आप उनके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को तो कैलकुलेट करेंगे,
लेकिन आप उनके ग्रेविटेशनल फोर्स पे बात नहीं करेंगे। तो ऐसा आपने केवल इसीलिए किया होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूमेरिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बहुत बहुत छोटा होता है। बट अगर एक फैक्ट की बात की जाए तो काम दोनों ही फोर्स इस एग्जांपल में कम कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम एग्जांपल्स में साथ काम करते हैं। बेसिक्स को याद रखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए मास रिस्पॉन्सिबल है, और जिन ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये कोई कंसर्न है ही नहीं कि उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नहीं लग पाएगा। या आप ऐसा माइंड मेकअप करने की कोशिश करें कि साहब इस एग्जांपल में तो ग्रेविटेशनल फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे हो सकता है। दोनों के ओरिजिनेशन का पॉइंट अलग अलग है, दोनों को जस्टिफाई करने वाले कंसेप्ट अलग अलग है, वो साइंटिस्ट अलग अलग है जो इन फोर्सेस के बारे में लॉ दिया है जिन्होंने। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्जेस की वजह से लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स मास की वजह से लगता है। किसी एक एग्जांपल में अगर यूज किए गए पार्टिकल्स में चार्ज और मास दोनों अवेलेबल है तो फिर ये दोनों फोर्स एक साथ भी लग सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के स्मॉल मैग्नीट्यूड के कारण हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के सामने इग्नोर कर देते हैं, बट स्टिल अगर केवल कंसेप्ट की बात की जाए तो दोनों ही फोर्स काम कर रहे हैं। न्यूक्लियस में अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आ जाने के बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन को भी स्मॉल फोर्स पाते हैं उसके सामने। बट अगर बात की जाए कि न्यूक्लियस में बैठे दो प्रोटॉन्स के बीच में क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन काम नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है बोलना गलत होगा। कर रहा है काम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन के चलते, इलेक्ट्रिकल रिपल्सन के चलते, ये रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की स्ट्रेंथ ही है जो इन फोर्सेस के लगने के बाद भी न्यूक्लियस को स्टेबलाइज कर रही है। तो इस एग्जांपल में हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को भी देखते हैं, और अगर कोई बहुत डेप्थ पे जाके बात करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखते हैं। इस एग्जांपल में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को भी देखते हैं। हालांकि इन दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के सामने ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो काफी इग्नोरेबल होगी, तो सेंसिबली कभी इस बारे में हम डिस्कस नहीं करते। तो डिस्कस न करना और न होना ये दो अलग अलग बातें हैं। अगर कंसेप्चुअली ये पूछा जाए दो प्रोटॉनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स था या नहीं था, तो मैं यही कहूंगा था। मैग्नीट्यूड कम होना न होना नहीं होता है। मैग्नीट्यूड कम है इसलिए न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में जब हम आगे सवाल डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हो सकता है उसकी बात ना करें, बट नहीं होना बोलना गलत होगा। फोर्स सभी काम करते हैं, कोई फोर्स मैग्नीट्यूड में कम होने के कारण इग्नोर कर दिया जाता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और किसी को कंसिडर किया जाता है। सो मासेस की वजह से लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, चार्जेस की वजह से लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और जो फोर्स दो पार्टिकल के बीच में उनके केवल न्यूक्लियस में रहने की वजह से लगता है, यानी जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उनके बीच में लगने वाला जो स्पेशल फोर्स है उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। इस फोर्स के लगने के लिए ना चार्ज रिस्पॉन्सिबल है ना मास रिस्पॉन्सिबल है। यह फोर्स एक डिफरेंट कैटेगरी है। युकावा नाम के साइंटिस्ट ने पूरा मॉडल तैयार किया है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए। सो उन्होंने अपने मॉडल में जस्टिफाई किया है कि इस प्रकार के फोर्स चार्ज या मास डिपेंडेंट नहीं होते, ये दो प्रोटॉनों के बीच में भी उतनी स्ट्रेंथ से काम करते हैं जितना ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में करते हैं। सो इस प्रकार के फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं, और ये न्यूक्लियस स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वीक न्यूक्लियर फोर्स में ऐसे फोर्स आते हैं जो एक पार्टिकल के डिवाइड होकर दो पार्टिकल में बढ़ जाने को एक्सप्लेन करते हैं। तो बीटा डीके और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, न्यूक्लियर फ्यूजन से जुड़े हुए जितने भी एग्जांपल हैं वो सभी इस कैटेगरी में अच्छे एग्जांपल के रूप में गिने जाते हैं। सो इन चार फंडामेंटल कैटेगरी में नेचर के सभी फोर्सेस को डिवाइड कर दिया गया है, यानी जितने भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे पूरे 11th के सिलेबस में और उसके बाद पूरे 12th के सिलेबस में, वो इन चार कैटेगरी में ही किसी एक कैटेगरी का एग्जाम्पल बनेगा फ्यूचर में। थैंक यू।